नमस्कार। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने इस भारत के संविधान का जो विषय है उसका जो टॉपिक है संविधान संशोधन, उस टॉपिक की कुछ बातों को हमने जाना, कुछ बातों को हमने सीखा। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान संशोधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि संविधान कई वर्षों के लिए, कई युगों के लिए बनाया जाता है और ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में समय के अनुसार परिवर्तन करना नितांत आवश्यक होता है। तो उस परिवर्तन के लिए हमें संविधान में संशोधन की प्रणाली का अपनाया जाना आवश्यक होता है। अन्यथा जनता संविधान संशोधन चाहेगी। संविधान संशोधन की यदि व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं वो संविधान को क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकेंगे और एक नई व्यवस्था उसके स्थान पर रख दें। इसके लिए संविधान में संशोधन की प्रणाली का होना नितांत अनिवार्य है। इसके संबंध में हमने फ्रीडमैन, लॉर्ड मैकाले, वेलिस की परिभाषाएं, उन्होंने क्या संविधान संशोधन के बारे में बतलाया है, इसको जाना। साथ ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति वांचू ने संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है उसके संबंध में बतलाया कि संविधान संशोधन का उपबंध संविधान का एक सुरक्षा वाल है और सुरक्षा वाल संविधान को नष्ट होने से बचाता है। इस प्रकार हमने इन बातों को कल जाना था। इसके साथ ही हमने देखा कि संविधान की जो प्रकृति है उसके अनुसार संविधान या तो लचीले होते हैं या कठोर होते हैं। लचीले संविधान का अर्थ है कि ऐसे संविधान जिनमें संशोधन आसानी से हो जाता है उनको फ्लेक्सिबल या लचीला संविधान कहा जाता है, जबकि जिन संविधानों में संशोधन कठिन प्रकार से होता है उनको कठोर संविधान का नाम दिया जाता है। भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में भी हमने जाना कि भारत का संविधान लचीले और कठोर दोनों ही प्रणालियों की अच्छाई तथा बुराई से संविधान बनाने वाले पूर्व में परिचित थे। इसके कारण उनके द्वारा एक बीच का मार्ग निकाला गया तथा भारत के संविधान को कुछ मामलों में अत्यधिक कठोर बनाया गया है, जबकि कुछ मामलों में इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।
यही कारण है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 खंडों में बांटा जा सकता है। तो हम संशोधन की जो प्रक्रिया है उनको 3 खंडों में बांटते हैं और उसी के अनुसार आज इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं। सबसे पहली बात, संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें साधारण बहुमत, नंबर 1 साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के अनुसार भी क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत, संविधान का प्रत्येक संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, जो विशेष बहुमत का प्रावधान करता है। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जहाँ भी संविधान में विहित किया गया है कि ऐसा संशोधन 368 के अंतर्गत आवश्यक नहीं है, वहाँ संसद ठीक उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है जैसे कि साधारण विधेयक पारित किया जाता है, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर बहुमत पारित किया जाता है और इसी के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जहाँ पर भी इस बात के संदर्भ में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही संशोधन होगा, वहाँ पर केवल साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अनुच्छेद 4 है। इस प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 107, 108 और 111 में विहित की गई है, 169 में भी है और 239A में भी इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। इन अनुच्छेदों के संदर्भ में केवल साधारण बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद आता है विशेष बहुमत, नंबर 2। अनुच्छेद 368 के खंड 2 के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए निम्न प्रक्रिया विहित की गई है। जो संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के खंड 2 में इस प्रकार के संशोधन के संदर्भ में प्रक्रिया को बतलाया गया है। ऐसा संशोधन का जो विधेयक है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सदन हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को लोकसभा के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से संबोधित किया जाता है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की जो संस्था है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो नाम दिया गया है, सम्मिलित रूप से जो नाम से इसको पुकारते हैं, वो संसद के नाम से इसको जाना जाता है। संसद में न केवल लोकसभा, राज्यसभा बल्कि राष्ट्रपति की संस्था भी इसमें शामिल है। तो जो विशेष बहुमत वाला जो संशोधन है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना चाहिए। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा ही जो है पास किया जाना चाहिए। और ऐसा विधेयक विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है? विशेष बहुमत का तात्पर्य है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत।
जो कुल सदन की जो संख्या है उसका तो बहुमत होना चाहिए, तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के ही इस प्रकार का संशोधन की जो कार्यवाही है वो वैध मानी जाएगी। अतः उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत सदन की सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं हो सकता है। उपस्थित और मतदान करने वाले का तो 2/3 बहुमत होना ही चाहिए, और सदन का जो कुल सदस्य संख्या है उसका भी बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के इस प्रकार का संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के खंड 2 के तहत किया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पास किए जाने के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। चाहे तो राज्यसभा में पहले पारित किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में इसको पहले पारित किया जा सकता है। ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि पहले लोकसभा में ही पारित हो और फिर राज्यसभा में इसे पारित किया जाए, लेकिन दोनों सदनों में इसको 2/3 बहुमत से पारित, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, उपस्थित जो सदन का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाना आवश्यक होता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति को समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है 1971 से पूर्व राष्ट्रपति ऐसे अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए आबद्ध नहीं था, परंतु 24वें संविधान संशोधन ने इस व्यवस्था को बदल दिया है और वर्तमान में राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत जो व्यवस्था दी गई है उसमें आबद्ध हैं, अर्थात उनको ऐसे संशोधन पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। नंबर 3 जो बात कही गई है वो ये है विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। अनुच्छेद 368 के जो दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि संविधान के कुछ उपबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध, विधायी शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, स्वयं अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध और स्वयं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन, इन सब उपबंधों में संशोधन की जो प्रणाली अपनाई गई है वो अत्यंत कठिन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पर भारत का संविधान बहुत कठोर हो जाता है, बहुत जो है रिजिड हो जाता है, और जो बातें मैंने बतलाई हैं अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ, केंद्र एवं राज्यों के मध्य के संबंध में विधायी शक्तियों का विभाजन, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, वित्तीय संबंधों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की जो प्रक्रिया है, इन सब में इन उपबंधों में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले
सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और जब इस प्रकार का जो विधेयक है वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसे ऐसे विधेयक को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक होता है। अर्थात जितने राज्य हैं उसमें से आधे से अधिक राज्य उस प्रस्ताव को पारित करें, अनुसमर्थन करें, तभी उपरोक्त प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन राज्य केवल साधारण बहुमत से ही इस तरह के प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, उनके लिए विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कितने राज्य होने चाहिए? आधे से अधिक राज्यों के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। अनुसमर्थन संकल्प पारित करके किया जाता है। जब विधेयक उपरोक्त तरीके से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के सामने सहमति के लिए पेश किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए आबद्ध होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर संशोधन के जो विधेयक है उस पर अपनी सहमति देना ही देना है। अर्थात राष्ट्रपति उसके संशोधन पर जो है मनाही नहीं कर सकते। अभी हाल ही में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का जो प्रावधान बनाया गया था उस पर, क्योंकि वो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के संबंध में था, उस पर उपरोक्त प्रावधान लागू करते हुए विशेष बहुमत से उसको पारित किया गया और उसके पश्चात राज्यों के अनुसमर्थन, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन उस पर हुआ, तब जाकर के ही वो कानून संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ और उसको लागू करवाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन क्या है। अब इसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे तब संशोधन की शक्ति, केस लॉ के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और संसद में टकराव होता है और किस प्रकार से संशोधन की शक्ति किस में निहित है और किस स्थिति तक किस शक्ति किस में निहित है और कहाँ तक संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।